हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो, पिछली लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मोशन इन वन डायमेंशन। आज उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सेलरेशन। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसी ग्राफ में हम समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जर्क, और देन हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, क्योंकि आपका जो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर से बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं। देन हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? देखो, आई एम प्रीटी श्योर आप सब कभी ना कभी गाड़ी चलाए होगे या बाइक चलाए होगे, या अगर चलाते नहीं हो तो उसके अंदर बैठे तो होगे। तो किसी भी व्हीकल के अंदर हमेशा एक एक्सेलरेटर का पेडल आपको दिया रहता है ना। और जब भी आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है, आप क्या करते हो? आप उस एक्सेलरेटर को पुश करते हो और थोड़ी देर में आपकी गाड़ी की स्पीड बढ़ जाती है। मान लो अभी आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो, जैसे ही ड्राइवर ने एक्सेलरेटर को प्रेस किया, विद इन फ्यू सेकेंड्स उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो ये प्रोसेस क्या है? इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम समझे तो टाइम के रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, इसी को हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन की आपकी जो डेफिनेशन होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मानो पहले मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा था, तो मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट थी, ना ही मैं कम कर रहा था उसको ना ही ज्यादा कर रहा था, लगातार 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चले जा रहा था। फिर मैंने क्या किया, एकदम से एक्सेलरेटर देना शुरू किया, और अगले 5 सेकंड के अंदर मेरी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो अगर हम एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से समझें तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड, तो यानी 20 माइनस 10 इज द चेंज इन माई वेलोसिटी। और जो हमें टाइम लगा वो था 5 सेकंड का। तो इस केस में मेरी एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी 20 माइनस 10 दैट इज 10 डिवाइड बाई 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड और टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, ये जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये हमको क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि हर एक सेकंड के अंदर मेरी वेलोसिटी कितनी बढ़ी है? 2 मीटर पर सेकंड बढ़ी है, यानी 2 मीटर पर सेकंड। तो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जब 10 मीटर पर सेकंड थी, उसके नेक्स्ट 1 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हुई? 12 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद हुई 14 मीटर पर सेकंड। फिर 1 सेकंड के बाद 16 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड बढ़ते हुए 5 सेकंड के एंड में मेरी वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। तो ये सिग्निफिकेंस है इस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आप इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ना समझ के कि ये है 2 मीटर पर सेकंड। अब ये तो हो गई आपकी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसको मैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक्सेलरेशन आपकी वेलोसिटी को बढ़ा रही है। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, ये एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में लगी, जिसकी वजह से आपकी वेलोसिटी बढ़नी स्टार्ट हो गई। लेकिन एक दूसरा केस लेते हैं। मान लो आपकी गाड़ी 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है और आपको उसे रोकना है, तो आप क्या करते हो? आपकी गाड़ी में एक ब्रेक भी दिया होता है, फिर आप उस ब्रेक को प्रेस करते हो, और ब्रेक को प्रेस करने के बाद क्या होता है? विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी जो कार होती है वो स्टॉप हो जाती है, तो यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसी के दूसरे नाम है जो है डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो इन दोनों केस को देखते हुए हमने देखा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में लग रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन से अपोजिट लग रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो इट मींस दैट एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो कर रहा है। तो जस्ट लाइक वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, हमने जो ये एग्जांपल लिया है, अब इसी एग्जांपल से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होता है? वाई एक्सिस पे आप रखते हो वेलोसिटी को और एक्स एक्सिस पे रखते हो टाइम को। देखो, जितने भी ग्राफ आप पढ़ने वाले हो, अगर उनमें टाइम प्रेजेंट है तो टाइम को ज्यादातर एक्स एक्सिस पे ही रखा जाता है, ठीक है।
अब हमारी जो टेबल बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। स्टार्टिंग में मेरी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, एक सेकंड के बाद वो 12 मीटर पर सेकंड, फिर दूसरी सेकंड के बाद 14 मीटर पर सेकंड, इस तरीके से 5 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी हो गई थी 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है एक स्ट्रेट लाइन। तो इस स्ट्रेट लाइन का कुछ ना कुछ स्लोप भी होगा। अब इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप आपको क्या देने वाला है, वो आपको देगा एक्सेलरेशन। देखो मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। कोई भी ग्राफ जो होता है वो हमेशा दो एक्सिस के बीच में बनेगा, एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। अब कोई ना कोई क्वांटिटी आपने वाई एक्सिस पे ली होगी, कोई ना कोई एक्स एक्सिस पे ली होगी। तो अगर इन दोनों क्वांटिटी को डिवाइड करके आपको कोई तीसरी क्वांटिटी मिल रही है, तो उस क्वांटिटी को आप इस ग्राफ के स्लोप से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया था तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता था, वेलोसिटी होता था। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता था। इसी तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको एक्सेलरेशन दे रहा है, क्योंकि वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। इसी तरीके से आप आगे जर्क देखोगे तो जर्क में क्या होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आप देखोगे तो एक्सेलरेशन डिवाइड बाय टाइम आपको जर्क देगा। दूसरी एक चीज मैं आपको बताता हूं, इन ग्राफ में अगर इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके आपको कोई क्वांटिटी मिलती है तीसरी, तो उसको आप कैसे निकाल सकते हो, इस कर्व के नीचे जितना भी एरिया बनता है वाई एक्सिस और कर्व के बीच में, वो एरिया आपका वो तीसरी क्वांटिटी होगा। इसका एग्जांपल जैसे वर्क को ले लो। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाओगे तो उस ग्राफ के नीचे का जो एरिया होगा वो आपको वर्क देगा। इसी तरीके से ये जो ग्राफ आपने बनाया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी इनटू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो यानी इस लाइन के और वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया आप ड्रॉ करोगे वो एरिया आपको क्या देगा, वो आपको डिस्टेंस देगा। यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे उस टाइम पे आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये आपको इस एरिया से पता चलेगा। तो इस ग्राफ के अंदर हम दोनों चीज कैलकुलेट करते हैं। पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ है, हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये ग्राफ एंड हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड पे। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 20 माइनस 10, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। और जो टाइम हमने कवर किया है इस ग्राफ में वो है 5 सेकेंड। तो हमारी एक्सेलरेशन कितनी आने वाली है, 10 डिवाइड बाई 5 यानी 2 मीटर पर सेकेंड। यही स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। अब यहां से अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, ये जो शेडेड एरिया हमारा बन रहा है इस लाइन और वाई एक्सिस के बीच में, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ये जो टोटल एरिया होगा ये एक रेक्टेंगल और ट्राइंगल के एरिया का सम होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, हाफ इंटू 5 इंटू 10 प्लस रेक्टेंगल का एरिया होगा आपका 5 इंटू 10। तो ये आपका हो जाएगा 25 प्लस 50 यानी कि 75 मीटर। तो ये 75 मीटर आपकी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ये उन 5 सेकंड में आपने डिस्टेंस कवर किया है जब आप एक्सेलरेट कर रहे थे। अब देखो, क्योंकि इस ग्राफ में जो आपकी लाइन बनी थी वो एक स्ट्रेट लाइन थी, तो ये आपको शो कर रही थी कि पूरे 5 सेकंड में आपकी जो एक्सेलरेशन थी वो कांस्टेंट थी, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी हर टाइम पे। लेकिन ये जरूरी थोड़ी ना है, हो सकता है आपकी एक्सेलरेशन भी कुछ फ्लक्चुएट हुई हो। तो हम डिफरेंट ग्राफ्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको जो दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपकी वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है। तो ये आपको शो कर रहा है कि आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई है, यानी आपने एक्सेलरेटर पे पैर ही नहीं रखा। तो आपकी एक्सेलरेशन इस केस पे क्या होगी, 0 होगी। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कभी भी आपको स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी तो आपकी एक्सेलरेशन 0 होने वाली है। दूसरा केस यही है, स्ट्रेट लाइन इसमें आपको मिल रही है, इसमें आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी और आपकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही होगी। अब ये देखो, एक तीसरा केस हम यहाँ पे ले रहे हैं। इसमें क्या है, आपको एक कर्व मिल रहा है। ये कर्व आपको क्या शो कर रहा है कि आपकी जो वेलोसिटी बढ़ी है वो एक कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ी है। पहले वेलोसिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, धीरे धीरे टाइम के साथ वो बढ़नी कम हो गई। तो इसका मतलब इस केस में आपकी एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है। पहले एक्सेलरेशन ज्यादा थी, धीरे धीरे एक्सेलरेशन कम होने लगी। क्योंकि आप किसी भी एक इंस्टेंट पे अगर स्लोप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका डिफरेंट आएगा। स्टार्टिंग में आप स्लोप निकालोगे तो वो ज्यादा आएगा, जैसे जैसे आप आगे जाते जा रहे हो आपका स्लोप कम होता जा रहा है, यानी आपकी एक्सेलरेशन कम होती जा रही है। तो यहीं पे हम समझ सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन के बीच में डिफरेंस। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होती है आप किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन को देख रहे हो,
जैसे कि ये पूरी जर्नी मान लो 5 सेकंड की है, तो आप किसी एक बहुत छोटे से टाइम पीरियड पे एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हो। समझ लो आप 1.2 सेकंड के टाइम पे एक्सेलरेशन क्या थी वो देखना चाहते हो, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? उसको आप उस टाइम पे जितनी वेलोसिटी थी उसे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, यानी dv बाई dt आपको देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे आपको ds बाई dt क्या देता था? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सेम वही फंडा है यहाँ पे भी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आप dv बाई dt निकालो किसी भी पॉइंट पे, वहां पे आपको उस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिल जाएगी। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन में आपको सिर्फ अपनी इनिशियल वेलोसिटी देखनी है और फाइनल वेलोसिटी देखनी है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी समझ लो यहाँ पे 0 है और लास्ट में कितनी हो गई? 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो 5 सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी कितनी चेंज हुई? 10 मीटर पर सेकंड, और टाइम लगा 5 सेकंड, तो एक्सेलरेशन आ जाएगी 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एवरेज एक्सेलरेशन को आपके पाथ से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। तो ऐसा भी हो सकता है आपने जर्नी 0 की स्पीड से स्टार्ट की, बीच में आपने बहुत एक्सेलरेट किया, लेकिन लास्ट में ब्रेक लगा के दोबारा से आपकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो इस पूरी जर्नी में जब आप अपनी एवरेज एक्सेलरेशन देखोगे तो वो 0 ही रहेगी, क्योंकि आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। लेकिन इस पूरी जर्नी में बीच बीच में आपने एक्सेलरेट भी किया है और ब्रेक भी लगाए हैं, यानी रिटार्डेशन भी किया है। तो जो आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी वो हर पॉइंट पे अलग अलग रही होगी, कहीं पे पॉजिटिव भी रही होगी, कहीं पे नेगेटिव भी रही होगी। तो ये होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा अच्छे से। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस एक न्यूमेरिकल हम पहले कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि कार पहले कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही थी जो कि थी 2 मीटर पर सेकंड। फिर अगले 10 सेकंड में क्या हुआ? उसने एक्सेलरेट करना शुरू किया और उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई 10 सेकंड के बाद। अब जब उसकी स्पीड 3 मीटर पर सेकंड हो गई, उसके बाद उसने अपनी कांस्टेंट रखी स्पीड। कितना टाइम तक? 15 सेकंड तक उसने अपनी स्पीड कांस्टेंट रखी। और फिर लास्ट के 5 सेकंड में उसने एकदम तेजी से ब्रेक मारे और 5 सेकंड के अंदर उसकी स्पीड 0 हो गई। तो ये पूरा सिनेरियो हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। अब अगर हम इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करें तो देखो कैसा दिखेगा। सबसे इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी? 2 मीटर पर सेकंड। अब अगले 10 सेकंड में उसने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दी और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड हो गई। अब उससे नेक्स्ट 15 सेकंड तक उसकी जो वेलोसिटी थी वो 3 मीटर पर सेकंड ही रही। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है इस टाइम पीरियड में, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब लास्ट के 5 सेकंड में क्या किया उसने? एकदम से ब्रेक मारे और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड से 0 पे आ गई। तो लास्ट के 5 सेकंड में क्या हुआ है? रिटार्डेशन हुआ है। तो इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब इस ग्राफ में आप सारी चीजें बता सकते हो। इस ग्राफ को अगर आप 3 पार्ट में डिवाइड करो, सबसे पहला पार्ट है जब वो एक्सेलरेट कर रही थी, दूसरा पार्ट है जब उसका एक्सेलरेशन 0 था, और तीसरा पार्ट है लास्ट की 5 सेकंड जब उसने रिटार्डेशन किया। तो आप तीनों की वैल्यू बता सकते हो। सबसे पहले 10 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन कितना था? उसका एक्सेलरेशन था उसकी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी थी 3, इनिशियल वेलोसिटी थी 2, 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 10 सेकंड। तो उसका एक्सेलरेशन था 1/10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरे केस में उसका एक्सेलरेशन क्या रहा? जब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। और तीसरे केस में एक्सेलरेशन क्या रहा? तीसरे केस में उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0, तो 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है 3 डिवाइड बाय टाइम है 5, तो माइनस के 3/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये माइनस क्या शो कर रहा है? ये माइनस शो कर रहा है कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि रिटार्डेशन हुआ है। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाता कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आप कैसे निकाल सकते हो? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो आप इस कर्व के नीचे का जितना भी एरिया होता है उसको कैलकुलेट कर लो, तो आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। चलो कैलकुलेट करते हैं। इस टोटल एरिया को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, 2 ये रेक्टेंगल और 2 ट्रायंगल। अब जब इन रेक्टेंगल्स का आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 20 एंड 45, और ट्रायंगल्स का एरिया जब कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 5 प्लस 7.5। तो जब आप चारों को ऐड कर दोगे तो आपको आपका टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, जो कि कितना मिला है? 77.5 मीटर। सो इसी तरीके क्वेश्चन आपके बनते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तो अब देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जर्क। देखो जर्क को आपको बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना ज्यादा इससे आता भी नहीं है। ज्यादातर जो केसेस आपको मिलेंगे वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मिलने वाले हैं, लेकिन आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये क्या चीज है।
देखो जब हमने ये चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट को हम शो करते थे एस से। अब जब हमने इस एस को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया तो हमें मिली थी वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी क्या होती थी, ds बाई dt। ये होती थी डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव। इसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आज हमने वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट किया, फिर हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन मिली। तो एक्सेलरेशन क्या होती थी, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। ये आपका डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड डेरिवेटिव होता था। अब अगर आप उसको फर्दर एक्सेलरेशन को भी टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको जर्क मिलेगा। तो जर्क का जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी क्यूब एस बाई डी टी क्यूब। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट का थर्ड डेरिवेटिव। तो ये आपको शो क्या कर रहा है, ये आपको शो कर रहा है कि आपकी अगर एक्सेलरेशन टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसको आप बोलते हो जर्क। अब देखो जनरल लाइफ में इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो एग्जांपल मैंने लिया था कि मैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हूं, फिर मैंने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना शुरू किया और मेरी वेलोसिटी बढ़ने लगी। अब देखो ऐसा तो हुआ नहीं हुआ कि मैंने एक्सेलरेटर दबाया और सीधा एक्सेलरेशन एकदम 0 से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गई होगी। भाई 0 से 2 तक पहुंचने में उसे थोड़ा टाइम तो लगा होगा ना। पहले 0 से 0.5 हुई होगी, 1 हुई होगी, 1.4, 1.7, फिर 2 हुई होगी। तो जो छोटे से टाइम पीरियड में एक्सेलरेशन जो चेंज हो रही थी, इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन मिले, यानी कि टाइम के साथ एक्सेलरेशन चेंज हो रहा होगा, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, आपको जर्क मिल जाएगा। यानी कि डीए बाई डी आपका सिंपल फॉर्मूला हो जाता है जर्क का। बाकी हमारी नेक्स्ट क्लास में जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं एक क्वेश्चन जर्क का भी वहां पे लेके आऊंगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो जो वन डायमेंशनल मोशन हम पढ़ रहे हैं इसमें हमने बहुत सारी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, टाइम, एक्सेलरेशन। अब हमने कुछ इक्वेशंस डेवलप की हैं जिससे हम इन सब वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। मतलब किसी सिचुएशन में आपको अगर वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, तो आप टाइम निकाल सकते हो, डिस्टेंस निकाल सकते हो। किसी सिचुएशन में मान लिया आपको टाइम गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, तो आप फाइनल स्पीड निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशंस होती हैं। सबसे पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v यहां पे शो करता है आपकी फाइनल वेलोसिटी, u आपको शो करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। तो कभी भी इन चारों चीज में से आपको अगर 3 चीजें मालूम है तो आप चौथी को निकाल सकते हो। दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का जनरली हम यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, जब आपको फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं होती लेकिन टाइम और एक्सेलरेशन मालूम होता है। फिर तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर किसी कंडीशन में आपके पास टाइम गिवन नहीं है तो आप इस थर्ड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब इन इक्वेशंस को कभी भी यूज करते हुए हमें कुछ चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली बात ये कि जो भी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, जैसे वेलोसिटी हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो गई या एक्सेलरेशन हो गई, आपको उनके साइन का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखो इन इक्वेशंस पे बेस हम कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन में हमने वही वाला केस लिया हुआ है जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, फिर 5 सेकंड तक हमने एक्सेलरेट किया और हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अब हमसे पूछा हुआ है कि इन 5 सेकंड में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो डिस्टेंस हमारी 2 इक्वेशंस में आता है, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशन में हमें एक्सेलरेशन की जरूरत होती है। तो यानी डिस्टेंस निकालने के लिए पहले आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होगी। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है और टाइम भी पता है। यहां से आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे सेकंड इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u है आपकी इनिशियल वेलोसिटी 10, t आपका 5 सेकंड है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 2 और फिर टाइम का स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा 50 प्लस 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 75 मीटर। तो आपने देखा हमारा आंसर इस बार भी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 75 मीटर आया। इसी क्वेश्चन को जब हमने ग्राफ से सॉल्व किया था तो भी हमारा यही आंसर आया था।
तो इससे हमें पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काफी मेथड हो सकते हैं। आप ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यही मेथड हमें ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि आप खुद सोचो, हर क्वेश्चन में आप ग्राफ बना के अगर सॉल्व करने लगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हर ग्राफ का एरिया निकालना, स्लोप निकालना। तो बेटर है कि आप इक्वेशन ऑफ मोशंस को याद रखो, इनसे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखो हम एक दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें हम एक वर्टिकल मोशन का केस ले रहे हैं। देखो वर्टिकल मोशन में क्या होता है, जैसे मेरे हाथ में कोई बॉल है, मैं इस बॉल को ऊपर उछाल रहा हूं, तो मैं यानी इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं u। अब थोड़ी देर ये ऊपर जाएगी, लेकिन फिर जाके क्या होगा, नीचे गिरना शुरू हो जाएगी, तो यानी कि कुछ हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। अब इनिशियल वेलोसिटी कुछ है और फाइनल वेलोसिटी जीरो हो रही है, इसका मतलब उस पर कुछ ना कुछ रिटार्डेशन लग रहा है, यानी नीचे की डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन इस पे वर्क कर रही है। और वो एक्सेलरेशन कौन सी है, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं उनपे नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लगती है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी पे बेस हम एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन पे हमने क्या किया है, हम एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं, बिल्डिंग की हाइट है 40 मीटर। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल को ऊपर उछाल रहे हैं और उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है हमने, 10 मीटर पर सेकंड की। ये वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर ली और हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इस बॉल को ऊपर जाके फिर नीचे आने में कितना टाइम लगेगा टोटल। मतलब इस बॉल की जर्नी कैसे होगी, पहले मैंने इसको ऊपर उछाला, मैं बिल्डिंग की छत पे खड़ा हुआ हूं, तो ये कुछ हाइट तक ऊपर गई, फिर उसके बाद ये नीचे गिरना शुरू हो गया और ये बिल्डिंग से भी नीचे, जहां पे ग्राउंड फ्लोर है, वहां पे जाके गिरेगी ग्राउंड पे। तो इस टोटल जर्नी में कितना टाइम लगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट हो जाएगा, जब मैंने छत पे खड़े होकर इसे ऊपर उछाला, तो जहां तक ये गई उस हाइट तक की इसकी मोशन को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे। उसके बाद उस हाइट से जब ये नीचे गिरना स्टार्ट होगी ग्राउंड फ्लोर तक, फिर उस मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। तो इन दो पार्टों को हम अलग अलग करके देखते हैं। तो देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या क्या चीजें गिवन है, हमें पहले u पता है कितनी है, v हमको पता है कि फाइनल में उसकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। इसके अलावा हमें एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस केस में हम उसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लेकिन एक्सेलरेशन की जो यहाँ पे डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है और मोशन किधर हो रहा है, ऊपर की तरफ, तो यानी कि एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव होगी, ये रिटार्डेशन का काम करेगी। तो देखो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट करते हैं। v इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v यहाँ पे 0 है, u यहाँ पे 10 है, a है हमारा -10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे हमें t की वैल्यू यहां से मिल जाएगी 1 सेकेंड। तो यानी इस बॉल को ऊपर तक जाने में 1 सेकेंड लगा, तो t1 हमें मिल गया 1 सेकेंड। तो हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं कि वो कितना ऊपर तक गई है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें हाइट पता चल जाएगी वो कितना ऊपर गई, 5 मीटर ऊपर गई। तो अब हम सेकंड केस को लेते हैं। अब सेकंड केस में देखो हमें क्या क्या चीजें गिवन है। हमें टोटल हाइट पता है, टोटल हाइट उसकी कितनी है 40 मीटर। तो हम पहले ही ऊपर खड़े हुए थे बिल्डिंग के, 5 मीटर वो और ऊपर चली गई है, तो s कितनी हो गई है, s हो गई है 45 मीटर। और जो उसकी एक्सेलरेशन है, इस बार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन में ही है, तो वो प्लस की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इनिशियल वेलोसिटी इस बार उसकी 0 है, तो सेकंड इक्वेशन को हम यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें टी स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा 9 के, तो t हमें कितना मिल जाएगा 3 सेकेंड। यानी ऊपर से नीचे आने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 3 सेकेंड। तो टोटल टाइम उसको कितना लगा है इस पूरी जर्नी में, पहले वो ऊपर गई 1 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड के लिए नीचे आई, तो टोटल टाइम उसको लगा 1 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड, दैट इज 4 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके वन डायमेंशन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी आप इजीली समझ सकते हो क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम पहले ही समझ चुके हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझना स्टार्ट करते हैं। मानो यहाँ पे एक बस खड़ी हुई है, इस बस को हमने बोला A, और इस बस की जो स्पीड है वो है 40 मीटर पर सेकेंड, और मैं ग्राउंड पे खड़ा होकर इस बस को ऑब्जर्व कर रहा हूं। अपने आप को मैंने बोला V। तो इस बस की जो वेलोसिटी है मेरे रिस्पेक्ट में वो कितनी है, वो है 40 मीटर पर सेकेंड। मेरे को कितनी दिख रही है भाई इस बस की वेलोसिटी, मेरे को लग रहा है ना कि 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। अब मान लिया मैं जाके एक दूसरी बस में बैठ जाता हूं,
वो इसी के साथ साथ इसी के पैरेलल चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब इस केस में क्या होगा, अभी भी मेरे को लगेगा कि जो ए है वो आगे की तरफ जा रही है कुछ वेलोसिटी से, लेकिन इस बार उसकी वेलोसिटी मुझे थोड़ी कम लगेगी क्योंकि मैंने भी थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट कर दिया है। तो अब वेलोसिटी ऑफ ए मेरे रेस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, अब वो 40 माइनस 10 हो जाएगी 30 मीटर पर सेकंड, तो वो पहले से कम हो गई। अब मानो जो बस में मैं बैठा हुआ हूं उस बस ने भी अपनी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड कर दी। अब जब मैं वेलोसिटी ऑफ ए देखूंगा तो वो मेरे रेस्पेक्ट में कितनी होगी, मेरे को तो लगेगा वो मेरे साथ साथ ही है, यानी कि उसकी वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, 0 लगेगी मेरे को। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी बस ए की मेरे रेस्पेक्ट में, अब वो हो जाएगी 40 माइनस 40 यानी कि 0 मीटर पर सेकंड। अब मान लिया मैंने 50 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया और अब मैं उस बस को देख रहा हूं तो मेरे को क्या लगेगा कि वो बस धीरे धीरे पीछे जा रही है, हालांकि अभी भी वो 40 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ ही जा रही है, लेकिन क्योंकि मेरी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकंड हो चुकी है तो मेरे रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी कम हो गई है। तो अब उसकी वेलोसिटी मेरे रेस्पेक्ट में कितनी दिखेगी, VA माइनस VB, यानी 40 माइनस 50 माइनस 10 मीटर पर सेकंड, और ये माइनस 10 मीटर पर सेकंड दिखा रहा है कि वो पीछे की तरफ जा रही है। तो इन चारों केस को देख के आप समझ सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। किसी भी बॉडी की अगर आपको स्पीड देखनी है तो वो किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में देखनी पड़ती है। हम नॉर्मली जो बोल देते हैं कि इस बस की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, वो हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोलते हैं क्योंकि हमें ग्राउंड हमेशा रेस्ट में दिखाई देता है। लेकिन अगर हम किसी दूसरी गाड़ी में बैठ के देखने लगे उस बस को तो उसकी वेलोसिटी हमें उतनी नहीं दिखाई देगी जितनी उसकी रियल वेलोसिटी है। इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट बोलते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती है तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है VAB। अगर आपको निकालना है, VAB आपको शो करता है वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा VA माइनस VB, यानी उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप बैठ के उसको देख रहे हो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी कितनी है। तो जब मैं ग्राउंड पे खड़े होकर उसको देख रहा था तो उसकी वेलोसिटी हो रही थी 40 माइनस 0 यानी कि 40 मीटर पर सेकंड। जब मैं दूसरी गाड़ी में बैठ गया जिसकी स्पीड भी 40 है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, क्योंकि 40 माइनस 40 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब इससे नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे इस चैप्टर से, वहां पे मैं रिलेटिव वेलोसिटी के भी क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनको हम अटेम्प्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे आपका फुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चैप्टर के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।